हमारे आसपास ऐसे बहुत से असमर्थ लोग होते हैं जो फिज़िकली बहुत सारी चीज़ों को बयान नहीं कर पाते। इन्हीं में बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, जो शायद ठीक से चल नहीं पाते, जो बोल नहीं पाते या जिन्हें सुनाई नहीं देता। तो इन लोगों के मन में भी उठने वाली बहुत सारी भावनाएं होती हैं। ऐसी ही भावनाओं का प्रस्तुतिकरण आज के पाठ में किया गया है, एक ऐसे लड़के के माध्यम से जो सुन नहीं सकता और ना ही बोल सकता है। ठीक है, तो आज का हमारा ये पाठ है गूंगे, जो आया है हमारी क्लास 11th की इलेक्टिव की बुक से अंतरा भाग 1। इसके गद्य खंड का ये अध्याय है गूंगे, जिसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है रांगई राघव जी ने। इन्होंने एक बहुत ही मार्मिक प्रदर्शन यहाँ पर किया है कि हमारे जीवन में हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते। इवन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चल भी नहीं पाते। ठीक है, तो इन सभी की कुछ ना कुछ फिजिकल जो प्रॉब्लम होती है, ये इनके जीवन में बहुत सारा इनके लिए संघर्ष लेकर आती है। तो इसी को हम देखेंगे, उनके मन की भावनाओं को देखेंगे, उनके अंदर के स्वाभिमान को देखेंगे यहाँ पर। लेकिन उससे पहले हम अपने लेखक के बारे में जानेंगे, यानी कि रांगे राघव जी का जो है जीवन परिचय देखेंगे, उनकी कुछ कृतियाँ देखेंगे, फिर पाठ की रूपरेखा देखेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे पाठ का सार। पाठ तो वैसे काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसे हमने थोड़ा सा समराइज किया है, लेकिन उसके जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें ज़रूर हमने इसमें ऐड ऑन किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रांगे राघव जी, इनका जन्म हुआ है 1923 में और इनकी मृत्यु हुई है 1962 में। ठीक है, चलिए देखिए, रांगे राघव का जन्म 17 जनवरी 1923 में आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम तिरुमल्लई नामाकम वीर राघव आचार्य था। तो ये इनका नाम है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, किंतु इन्होंने राघव के नाम से ही साहित्य रचना की है। इनके पूर्वज दक्षिण आरकोट के जयपुर नरेश के निमंत्रण पर जयपुर आए थे। ठीक है, तो वैसे तो ये दक्षिण के रहने वाले थे, लेकिन जयपुर में के जो नरेश हैं उन्होंने जब निमंत्रण दिया तो ये पूर्वज यहाँ आकर बस गए, जो बाद में आगरा में बस गए। तो पहले जयपुर में रहे और फिर उसके बाद आगरा में बस गए। रांगे राघव ने आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में वर्ष 1943 में हिंदी में MA तथा वर्ष 1948 में गुरु गोरखनाथ विषय पर PhD की उपाधि प्राप्त करी। ठीक है, तो ये डॉक्टर लगाया जा सकता है क्योंकि इन्होंने PhD की हुई। इन्हें अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत भाषाओं के साथ साथ ब्रज भाषा पर भी समान अधिकार प्राप्त है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रांगे जी की चित्रकारिता, संगीत और पुरातत्व विज्ञान के क्षेत्र में अच्छी पकड़ थी। मतलब ये सिर्फ कविताएं नहीं लिखते थे, ये एक चित्रकार भी थे, संगीत भी गाते थे और पुरातत्व विज्ञान में भी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। विविध विषयों का समावेश होने के कारण इनका रचना संसार अपने आप में निराला है। 39 वर्ष की अल्प आयु में सन 1962 में इनका स्वर्गवास हो गया। तो यानी कि मात्र 39 वर्ष, यानी कि ये 39 ईयर्स की अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई। अब आते हैं इनकी कुछ कृतियां हैं हमारे पास। क्या है देखिए, कहानी संग्रह है। राम राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फेन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे ना बुझे, अयाश मुर्दे, इंसान पैदा हुआ। तो ये इनके कुछ कहानी संग्रह हैं। फिर आते हैं उपन्यास। इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे, जिनमें है घरौंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडहर, कब तक पुकारूं, धरती मेरा घर, आखिरी आवास, चीवर, यशोधरा जीत गई, महायात्रा गाथा, देवकी का बेटा, काला, राई और पर्वत इत्यादि। तो इसके अलावा इनकी और भी रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ इनकी कुछ प्रमुख कृतियों का ही उल्लेख किया गया है। अब आ जाते हैं हम इस पूरे पाठ की रूपरेखा पर। आखिर इस पाठ में हम पढ़ने क्या वाले हैं। गूंगे कहानी में एक गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित मानव की असहाय स्थिति का चित्रण किया गया है। मैंने कहा था ना कि जो फिजिकली जिनमें कुछ कमी होती है तो दुनिया भी उनका बहुत शोषण करती है।
तो यहाँ पर एक ऐसे किशोर की व्यथा बताई जा रही है, एक ऐसे लड़के की कथा बताई जा रही है जो पूरे समाज के द्वारा कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया गया है। कभी तो वह मूक भाव से सब अत्याचार सह लेता है, मतलब कभी कभी तो उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो उसके साथ जो कुछ भी करो वो चुपचाप सह लेता है, और कभी विरोध में आक्रोश व्यक्त करता है, और कभी कभी सह नहीं करता तो पलटकर भी वो अपने गुस्से को व्यक्त करता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने विकलांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया है, यानी कि लोगों के अंदर से खत्म होती संवेदनाओं को व्यक्त किया है। साथ ही यह बताने की कोशिश की है कि उन्हें सामान्य मनुष्य की तरह मानना और समझना चाहिए और उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई अगर उनमें कुछ कमी है तो उन्हें कुछ हम स्पेशल ट्रीट करें, ऐसा नहीं हमें करना है। जैसे हम सभी नॉर्मल लोगों के साथ बिहेव करते हैं बस वैसे ही हमें बिहेव करना है। तो हम उनको कह रहे बहुत ज़्यादा दर्जा नहीं दीजिए, तो उन्हें कम भी नहीं समझिए, लेकिन बराबर का दर्जा तो देना बनता ही है। अब आते हैं पाठ का सार। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं अपना पाठ में सबसे पहले गूंगे का परिचय, यानी कि जिस किशोर के बारे में इस पूरे पाठ में हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे। गूंगे को देखकर सभी लोगों में उसके बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती। कोई भी उसे देखता तो उसे जानने की कोशिश करता कि भाई ऐसा ये कौन है। गूंगे ने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया कि वह जन्म से वज्र बहरा है, जिसे पूर्ण रूप से सुनाई न देता, यानी कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। ये उसने कान पे रख के इशारा करके बताया। होने के कारण गूंगा भी है। अब चूंकि वो क्या है, बहरा है, उसके कभी कान में मुंह से कभी कुछ चीजें कान में पड़ी नहीं, तो वो बोल भी नहीं पाता है। लोगों ने उसके माता पिता के बारे में पूछा तो उसने मुंह के आगे इशारा करके बताया कि जब वह छोटा ही था तब माँ को वो घूंघट काढ़ती थी, भाग गई और बड़ी बड़ी मूंछों वाला बाप मर गया। यानी कि बाप मर गया और माँ जो है वो कहीं और इसको छोड़कर भाग गई, इसीलिए उसे बुआ फूफा ने पाला था जो उसे मारा करते थे। तो बुआ फूफा ने पाला तो भाई दूसरे का बच्चा था, तो उस तरीके से उसको प्रताड़ित भी किया करते थे। अब आते हैं गूंगे के प्रति लोगों की संवेदना। अब चूंकि उसका जो कंडीशन थी उसको देखकर लोगों के अंदर संवेदनाएं भी जगती थी। गूंगे का पीड़ादायक व्यथा जानकर सभी लोगों का हृदय करुणा से भर जाता था। जब उसकी भाई इतना किशोर लड़का ना बोल पाता है ना सुन पाता है, माँ बाप जो है, बाप बचपन में मर गया, माँ भाग गई और बुआ फूफा ने भी मारा, तो बेचारे का पूरा जो बचपन था वो मुश्किलों से ही कटा। तो एक करुणा का भाव जाग जाता उसके मन में। वह बोलने का भरसक प्यार करता, परंतु नतीजा कुछ नहीं कि भाई चलो ठीक है हमें सुनाई नहीं देता, हम बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। केवल कर्कश काय काय का ढेर था। उसके मुंह से सिर्फ इसी तरह की बहुत ही कर्कश ध्वनि निकलती थी जो कानों में बहुत तेजी से लगती थी। अस्फुट ध्वनियों का वमन, जैसे आदि मानव अभी भाषा बनाने में जी जान से लड़ रहा हो। यानी कि जब आदि मानव थे जो बोल नहीं पाते थे, तो धीरे धीरे उन्होंने बोलने का जो प्रयास किया, उस तरह जिस तरीके से वो बोलते थे उसी तरीके से ये लड़का भी बोलता था। किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में ककाल काट लिया और वह ऐसे बोलता है जैसे घायल पशु करहा रहा। किसी ने कहा कि भैया तुम बोल नहीं पाते हो तो चलो मैं जो हूँ तुम्हारा गला साफ करती हूँ। गला काटने उसे मुंह बोला तो अंदर जो एक कौवा होता है, एक ऐसे करके यहाँ हमारे गले में लटकता है, वो किसी ने काट लिया। तो बेचारे के साथ बुरे पे बुरा होता गया और वो उसी तरीके से जैसे कोई पशु बहुत दर्द में होना करहाता है, वो उसी तरीके से करहाता था। चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में काकल तनिक ठीक नहीं हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। कैसी यातना कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है किंतु उगल नहीं पाता। अब यहाँ पर एक स्त्री आई चमेली, जो गूंगे को अपने पास रखी, ठीक है, एक घरेलू नौकर के तौर पर काम के लिए। तो वो उसने जब पहली बार गूंगे से मिली तो गूंगे ने अपनी सारी व्यथा बताई कि भाई ऐसा ऐसा उसके साथ बचपन में हुआ। तब चमेली को एहसास हुआ कि अगर काकल बिल्कुल ठीक ना हो तो इस तरीके की कर्कश आवाज गले से निकलती ही है। तो मतलब इतना दर्द या तकलीफ कि वो व्यक्ति अपने अंदर का सारा दर्द बयां करना चाहता है लेकिन बयां नहीं कर पा रहा। गूंगे का स्वाभिमानी व स्वावलंबी होना। अब वो गूंगा जरूर था लेकिन स्वाभिमान भी था और स्वावलंबी था, यानी कि वो अपने दम पर ही इन चीजों को करना जानता था। गूंगे की दुख भरी कहानी सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। सुशीला ने पूछा कि तू खाता क्या है, यानी कि चमेली की जो
फ्रेंड थी, उसने पूछा कि भाई तुम क्या खाते हो, किस तरह अपना जीवन निर्वाह करते हो। वह इशारों में बताता वह हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाता है, कढ़ाई मांजी, नौकरी की, कपड़े धोए। ये सीने पे हाथ मारकर इशारा किया, हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगा, भीख नहीं लेता। भुजाओं पर हाथ रखकर इशारा किया, मेहनत का खाता हूँ, और पेट बजाकर दिखाया, इसके लिए, इसके लिए। यानी कि उससे जब चमेली और उसके दोस्तों ने पूछा कि भाई तुम अपना जीवन यापन कैसे करते हो, कैसे खाना खाते हो भाई, कुछ करते हो, तो उसने बोला कि मैंने कभी भीख नहीं मानी, मैं मेहनत करता हूँ, हलवाई के यहाँ काम करता हूँ, बर्तन धोता हूँ, सब कुछ करता हूँ। यानी कि मेहनत करके कमाता हूँ, किसके लिए, पेट के लिए, पेट के लिए खाता हूँ, पेट के लिए करता हूँ। ठीक है। गूंगा यह भी बता देता है कि आप यदि इन इशारों को करेंगी तो मैं घर के सारे काम कर सकता हूँ। गूंगा भले ही बालक है किंतु वह मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत है। तो गूंगा साथ में ये भी बता देता है कि अगर आप इशारों में मुझे बताएंगी तो मैं घर के सारे काम कर दूंगा। तो इस तरीके से ये पता चलता है कि वो स्वाभिमानी है, वो अपना काम खुद करता है, स्वावलंबी है, अपने अपने पैरों पर खड़ा है, अपना काम करता है और किसी भी तरह से किसी की दया लेना पसंद नहीं करता है, मेहनत करके करता है काम। चमेली द्वारा गूंगे को नौकर रखना। अब चमेली क्या करती है, वह गूंगे को अपने घर में नौकर रखने की कोशिश करती है। गूंगा अपने गजब के इशारों से बता चुका है कि भाई आप बताओगे तो मैं घर के सारे काम भी कर दूंगा। गूंगा अपना गजब के इशारों में अपने भाव विचारों को व्यक्त करता है। वह दूध ले आता है, जब उसे अपने घर में, तो बताता है कि मैं दूध लेकर आता हूँ। कच्चा मंगाना हो तो थन काढ़े का इशारा कीजिए, यानी कि कच्चा दूध मंगाना है कि गाय के पास से, तो थन के इशारा करिए। औटा हुआ मंगाना है तो हलवाई जैसे बर्तन में दूध दूसरे बर्तन में उठाकर डालता हूँ, वैसी बात कहिए। यानी कि जिस तरह की आपको चीज़ मंगानी है उस तरह का इशारा करिए, कि अगर कच्चा चाहिए तो इस तरीके से दूध का इशारा करिए, और अगर औटा हुआ दूध चाहिए यानी कि हलवाई के यहाँ से चाहिए तो एक बर्तन दिखा के उसका दूध आप मंगाने के लिए इशारा करिए। साग मंगाना हो तो गोल गोल कीजिए, साग मंगाना है तो गोल गोल कीजिए, या लंबी उंगली दिखाकर समझाइए। चमेली उससे अत्यंत प्रभावित होती है और पूछती है हमारे यहाँ रहोगे। तो इस तरीके से जब वो बताता है तो चमेली उसे अपने घर रहने को जो है अब करती है कि तुम मेरे घर रह लो। गूंगे ने हाथ से इशारा किया, क्या देगी। उसने बोला कि भाई अगर मैं तुम्हारे यहाँ काम करूंगा तो तुम मुझे क्या दोगी। चमेली ने उसे 4 रुपए और खाना देने का प्रस्ताव रखा कि भाई मैं तुम्हें 4 रुपए दूंगी और साथ में 3 टाइम का खाना दूंगी। गूंगा उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, घर के जो काम कहोगी वो करूंगा, मगर 4 रुपए देना और घर का खाना देना। गूंगे का घर से भाग जाना और चमेली का क्रोधित होना। अब गूंगा लड़का ही था, कभी कभी वो बिना बताए चला जाता था। इस बात से चमेली क्रोधित हो जाती थी। क्या था, गूंगा चमेली के घर रहने लगा। बच्चों के चिढ़ने का भी वह बुरा नहीं मानता था। उसके 2 बच्चे भी थे चमेली के, तो वो भी उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, लेकिन गूंगा तब भी रहता था, वो बुरा नहीं मानता था। किंतु जगह जगह नौकरी करके भाग जाने की उसकी आदत अभी नहीं गई थी। यानी कि वो कहीं काम करता, कुछ दिन करता, फिर चला जाता, कुछ दिन आ जाता, फिर करता, तो वो एक आदत उसकी बनी हुई थी। तो चमेली के यहाँ जब वो नौकरी करने लगा तो वो आदत उसकी अभी भी बरकरार थी। एक दिन अचानक वह चुपके से घर से निकल पड़ा। जब चमेली ने उसे पुकारा गूंगे, तब कोई उत्तर नहीं आया, क्योंकि भाई वो सुन सकता ही नहीं था। अब चमेली उसे पुकार रही है, उसे पता ही नहीं है, वो बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाता है। भाग गया होगा, चमेली के पति ने उदासीन स्वर में कहा कि भाई तुम उसे बुला रही हो, वो कहीं लगता भाग गया। चमेली को कुछ समझ नहीं आया और वह क्यों भाग गया। वह रसोई घर में जाकर मन ही मन उसे नाली का कीड़ा कहती है। अब भाई वो इतने अच्छे से रख रही थी, उसे समझ नहीं आया कि भाई वो क्यों भाग गया। भाई उसे यहाँ तकलीफ नहीं थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसकी आदत थी, कुछ दिन करता था, कुछ दिन रेस्ट करे, रिलैक्स करे, इस तरीके से वो काम करता था। तो अब चमेली को ये चीज़ की वो नहीं थी, तो जब वो चमेली को, तो उसे भी मन में मन कोसती रहती है। एक छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। अब इस तरीके से वो उसे कोस रही है। जब चमेली खाना पकाकर बच्चों समेत खुद भी भोजन कर लेती है, तब गूंगा लौट आता है और भूखा होने का इशारा करता है। अब चूंकि वो भाग गया था, सुबह से उसे खोज रही थी, वो नहीं आया, तो जब यहाँ खाना बन गया, सब कुछ हो गया, सबने खा लिया, तो उसके बाद वो गूंगा वापस आ गया। अब चमेली से खाना मांगता है इशारा करके कि भाई वो भूखा है। चमेली 2 रोटियां उसके ओर फेंक के देती है। तो मतलब एक तरीके से देना होता है, एक फेंक के देना होता है, तो वो उसे फेंक के देती है और उसके खा लेने के बाद चिमटा लेकर उसकी खबर लेती है कि वह घर से भाग कर कहाँ गया था।
अब रोटी उसे फेंक के दे दी। गूंगे को बुरा तो लगा, लेकिन उसने गलती की थी, इसलिए वो चुपचाप इस बात को सह लेता है कि हाँ भाई चमेली ये गुस्सा कर रही है क्योंकि गलती उसी की थी। तो वो जब रोटी खा लेता है तो अब चमेली जो है चिमटा लेकर आती है उसका खबर लेने के लिए। आखिर वो बिना बताए गया कहाँ था, इस बात की खबर लेने के लिए। गूंगा पीठ पर चिमटा पड़ने पर भी नहीं रोता। अब चमेली उसको मारती है, पीठ पे कस के मारती है, लेकिन वो रोता नहीं क्योंकि गलती उसकी थी तो वो सहन कर लेता है, क्योंकि उसे अपने अपराध का भान था, यानी कि उसे अपनी गलती का एहसास था। यह देख चमेली की आंखें भर आ जाती है कि भाई वो भी तो बच्चा ही था, उसको इतना मारा तो उसे भी लगता है कि नहीं, उसको इतनी चोट लग गई। अब चमेली जो है वो भी थोड़ा सा इमोशनल टाइप की लेडी थी, तो उसको भी वो उसकी कंडीशन देखकर भावुक हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और तब गूंगा रो पड़ता है। चमेली ने जब उसे मारा तब गूंगा रोता नहीं है, लेकिन चमेली की आंखों में आंसू देखकर जो है वो गूंगा रोने लगता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि मेरी तकलीफ को इस समय चमेली खुद महसूस कर रही है। इस घटना के बाद गूंगे के भागने और पुनः लौट आने का क्रम जारी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो सुधर गया, वो अक्सर चला जाता था और फिर चला आता था। चमेली सोचती कि गूंगे ने घर से भागकर भीख मांगी होगी। वो सोचता कि भाई यहाँ से जा रहा है, यानी कि वो भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा होगा। अब आते हैं गूंगे की सहनशीलता और कृतज्ञता। वो किस चीज को कितना सहनशील करता है और कितने किए गए उपकार को मानता है। एक दिन चमेली का बेटा वसंता उसे चपत जड़ देता है, यानी कि उसे थप्पड़ मार देता है, परंतु गूंगा वसंता पर पलटवार नहीं करता, उसे नहीं मारता और रो पड़ता है। क्योंकि भाई किस लिए था, चमेली जिसने उसे घर में आश्रय दिया था उसका बेटा था। इस बात से वसंता चमेली का बेटा जब उसे मारता है तो वो उसे मारता भी नहीं है, उसे पलट कर नहीं मारता, लेकिन वो रोने लगता है। उसके रोने की कर्कश आवाज सुन चमेली वहां आती है कि भाई वो क्यों रो रहा है। वसंता के ये कहने पर कि गूंगा उसे पीटना चाहता था, चमेली गूंगे पर गुस्साती है। अब वसंता झूठ बोलता है कि ये मुझे मारना चाहता था, मैंने इसे मार दिया, तो ये रोने लगा। ठीक है, क्यों रे, चमेली की भाव भंगिमा समझ गूंगा उसका हाथ पकड़ लेता है। अब चमेली को तो सच पता नहीं है, वसंता झूठ बोल रहा है। चमेली को गुस्सा आ जाता है कि भाई मेरे बेटे को मार रहा है, तो चमेली ऐसे करके हाथ उठाती है क्यों रे मारने के लिए। तो गूंगा क्या करता है, उसके हाथ को पकड़ लेता है। चमेली घृणा से हाथ छुड़ा लेती है। अब चमेली को गुस्सा आ जाता है तो वो गुस्से से हाथ छुड़ाती है और जाकर रसोई में जुट जाती है। उसे गुस्सा था, चुपचाप जाके रसोई में काम करने लगती। रोटी पकाती हुई सोचती है गूंगा बसंता से अधिक बलशाली है, फिर भी उसने उस पर हाथ नहीं उठाया। ठीक है, ये सोचती थी कि भाई वो बसंता ने अगर उसको मारा है तो वो जाकर मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारा। पर मेरा हाथ पकड़कर शायद वह मुझे बताना चाहता था कि वह निर्दोष है। वो समझ जाती है कि वो हाथ पकड़ रहा उसने मेरा इसलिए ताकि वो ये बता सके कि वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया, वसंता की गलती है। चमेली को यह सोचकर विस्मय होता है कि गूंगा शायद यह समझता है कि वसंता उसके मालिक का बेटा है, इसलिए वह उस पर हाथ नहीं उठा सकता। तो चमेली इस चीज़ को सोच रही है कि भाई मालिक का बेटा है तो मालिक मेरे ऊपर इतना दया करता है तो मैं उस पर हाथ नहीं उठा सकता, इसी कारण जो है उसने वसंता पर हाथ नहीं उठाया। इस तरह गूंगा अपने आश्रयदाता के प्रति सहनशीलता और कृतज्ञता का भाव दिखाता है। उससे पता चलता है कि उसके अंदर वो सहनशीलता भी है, कृतज्ञता भी है। गूंगे को घर से बाहर निकालना। अब गूंगे को बाहर निकाल देती है चमेली। क्यों? एक दिन घृणा से विक्षुब्ध होकर चमेली गूंगे से पूछती है क्या उसने चोरी की है। उसके घर से कुछ सामान गायब था तो वो पूछती है कि भाई तुमने क्या चोरी की है। इस पर गूंगा चुपचाप सिर झुका लेता है कि भाई कुछ नहीं बोलता है, सिर झुका लेता है। चमेली सोचती है शायद अपराध स्वीकार कर कर दंड दिए बिना ही गूंगे को सुधारा जा सकता है। तो उसने ये सोचा कि भाई वो सर झुका रहा है यानी कि अपने अपराध को स्वीकार कर रहा है, तो इस तरीके से उसको हम सुधार सकते हैं कि आगे वो चोरी ना करे। वह हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकल जाने का इशारा करती है कि जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। चोरी जबकि उसने नहीं करी है, चोरी वसंता ने की होती है और इल्जाम उस पर लगा देता है, लेकिन वो स्वीकार कर लेता है चुपचाप। और चमेली को गुस्सा आता है और वो वसंता को गूंगे को घर से बाहर निकाल देती है। फिर आवेश में आकर कहती है रोज रोज भाग जाता है, पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है। अब गुस्से में थी चमेली तो तरह तरह की बात उसे बोलती है। कुत्ते की तुम क्या कभी सीधी होगी,
नहीं रखना है हमें, जा तू इस वक्त निकल जा। उसे निकाल देती है इस तरह की तरह तरह बातें करके। गूंगा समझ जाता है मालकिन नाराज होकर उसे घर से बाहर निकालना। अब जो कुछ बातें चमेली बोल रही है उसे कुछ सुनाई तो दे नहीं रहा है, लेकिन उसकी भाव भंगिमा से इस तरीके से उसे ये समझ में आ रहा है कि मालकिन नाराज है और उसे घर से बाहर निकल जाने को बोल रही है। पर वह वहीं खड़ा रहता है। तब चमेली उसे हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर कर देती है। वो नहीं जाता है, वो उसी जगह खड़ा रहता है, लेकिन चमेली उसे हाथ पकड़ के घर से बाहर कर देती है। अत्याचार के प्रति गूंगे का विरोध। अब क्या होता है कि उसे घर से बाहर तो निकाल दिया, फिर गूंगे के जाने के घंटे भर बाद ही शकुंतला और वसंता चिल्लाकर अम्मा अम्मा पुकारने लगते हैं। अब वो चला गया, क्या हुआ, गूंगा चला गया और गूंगे के जाने के 1 घंटे बाद गूंगे का लड़का, उसका चमेली का लड़का और लड़की, कौन, शकुंतला लड़की और लड़का वसंता, दोनों अम्मा अम्मा चिल्लाते हैं। किसके लिए, चमेली को बुलाते हैं। गूंगा लहूलुहान घर के दरवाजे पर सिर रखकर कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। उसके सिर से खून बह रहा था। गूंगा लहूलुहान था, दरवाजे पर बैठा हुआ था और उसी लहूलुहान कंडीशन में वो चिल्ला रहा था। उसे दर्द हो रहा था, उसको चोट लगी हुई थी। उसे सड़क पर लड़कों ने पीटा था क्योंकि गूंगा होने के चलते उसे दबना स्वीकार नहीं था। अब जब वो यहाँ से निकला, चमेली के घर से निकला, तो आगे गली में कुछ लड़कों ने उसे रोक लिया। लड़के जानते थे कि भाई गूंगा था, तो उसे उन लोगों ने दबाने की कोशिश करी, उसको सताने की कोशिश करी, मगर गूंगा तो स्वाभिमान था, उसने पलट कर वार कर दिया। लेकिन लड़के ज़्यादा थे, इसलिए गूंगा पिट गया और उसे इतना ज़्यादा पिया, उसका सिर फट गया था। चमेली चुपचाप यह सब देख रही थी। वह सोचने लगती है कि आज ये गूंगे कितने रूपों में इस संसार में व्याप्त है, यानी कि बहुत सारे लोगों के साथ अत्याचार होता है। वो पलट कर वार नहीं करते, कुछ नहीं कहते, जो न्याय अन्याय की परख करने के पश्चात भी अत्याचार के विरुद्ध आवाज नहीं उठा पाते हैं। वो जानते हैं ये गलत है, सब कुछ है, लेकिन तब भी वो आवाज नहीं उठाते हैं। चमेली को ऐसा लगता है कि आज सभी लोग ही गूंगे हैं, क्योंकि वे स्नेह और समानता की चाह में भौतिक सुखों को त्यागने के लिए भी तैयार रहते हैं, ताकि समाज में क्रांति लाई जा सके। मतलब वो सारे ही लोग जो बदलाव चाहते हैं अपने लिए। भाई हर इंसान जो है ताकतवर तो नहीं होता, कहीं ना कहीं वो कमज़ोर है, और वो कमज़ोर व्यक्ति कहीं ना कहीं वो सहानुभूति भी चाहता है, साथ भी चाहता है। उसके लिए वो अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहता है। तो यही इस पूरे गूंगे अध्याय के माध्यम से यहाँ लेखक ने यही चीज़ बताने की कोशिश करी है कि सिर्फ जो व्यक्ति लिटरली गूंगा होता है वही इस संसार में शोषण का शिकार नहीं होता। जो लोग शारीरिक रूप से पूरी तरीके से सक्षम हैं, उसके बावजूद भी उनको बहुत तरह के शोषण का सामना करना पड़ता है। वो चुप रहकर चीज़ों को सहते हैं ताकि समाज में सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से चल सके। ठीक है, तो देखा राघे राघव जी ने हमें कितनी अच्छी चीज़ बताई इस पाठ के माध्यम से। तो ऐसी ही चीज़ें आप देखते रहिए, समझते रहिए, और आगे हम फिर से एक नए अध्याय के साथ में मिलेंगे आपसे। ठीक है, तो अभी तो हमारे बहुत सारे अध्याय गद्य खंड के बाकी हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।